the topic laser and laser light. This is the topic of chapter number 40 and the article 40.11 and the articles later are included in your course. So the first topic today is lasers and laser light. You know my field of research in PhD as well as here in UET is laser and the use of lasers for different applications. So this was my field of PhD, and after coming back from Austria after my PhD, I did a lot of work in physics department and laser and optronics center. You know it. मेरे ख्याल है अगर ये कोविड के बाद अगर आप कभी पूरी क्लास लेजर सेंटर विजिट करना चाहे तो आप कर सकते हैं। वहाँ पर जो डिफरेंट लेजर्स हमारे पास हैं, एक लेटेस्ट हमारे पास स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो जब आपकी क्लास आती है कोविड हॉलीडेज के बाद, तो हम कोई आधे घंटे तक का कोई विजिट रख सकते हैं लेजर सेंटर का। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा। Okay. In the early 1960s, quantum physics made one of its many contributions. To technology, the laser. तो 1960s में ये जो क्वांटम फिजिक्स की तरफ से एक बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन प्रैक्टिकल फॉर्म में हमारे सामने आई, वो थी इन्वेंशन ऑफ लेजर। लेजर लाइट, the light from the ordinary is like the light from an ordinary light bulb is emitted when atoms make a transition from one quantum state to the lower one. आप देखते हैं कि लाइट इमिट कब होती है? You know it. When electron jumps from higher energy state to the lower energy state, light is emitted. तो लेजर लाइट भी इमिट ऐसे ही होती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। However, in a light bulb, the emissions are random, both in time and direction. ठीक है, डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट डायरेक्शंस में लाइट इमिट होती है, ठीक है। लेजर में इसका ऑपोजिट है, एंड इन अ लेजर दे आर कोऑर्डिनेटेड सो दैट द इमिशंस आर एट द सेम टाइम एंड इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। सेम टाइम पर सेम डायरेक्शन में लाइट इमिट होती है। एज अ रिजल्ट, लेजर लाइट हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये जो आगे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ये बताई हुई हैं, इनमें कॉमन लाइट का लेजर लाइट के साथ कंपैरिजन दिया हुआ। Laser light, first of all, the first property which is different from ordinary light is laser light is highly monochromatic. आपको पता है कि ये जो लाइट इनकैंडेसेंट बल्ब होते हैं, इनमें सारी वेवलेंथ्स मौजूद होती हैं, इसमें सारे कलर्स मौजूद होते हैं। प्रिज्म में रखें तो आपको डिस्पर्शन ऑफ लाइट मिलेगी, ठीक है। तो लाइट फ्रॉम एन ऑर्डिनरी इनकैंडेसेंट बल्ब light bulb is spread over a continuous range of wavelengths and is certainly not monochromatic. Monochromatic means single wavelength. Single wavelength light नहीं होती जो bulb से emit होती है. The radiation from a fluorescent neon sign is monochromatic. Monochromatic to about 1 part in 10⁶. ये जो आप नियॉन साइन देखते हैं ना, ये जो रोड्स के ऊपर बल्ब्स होते हैं, नियॉन साइन बोर्ड्स होते हैं, तो ये इनको मोनोक्रोमेटिक कहा जाता है। लेकिन बट द sharpness of definition of laser light can be many times greater, as much as 1 part in 10⁻15. इसका मतलब ये है कि जो लेजर लाइट देखें 1 part in 10⁻15 का मतलब ये है कि इसकी मोनोक्रोमेटिसिटी बहुत ज्यादा है लेजर की, ठीक है। उससे कम
नियॉन बल्ब की है और उससे सबसे कम आम जो बल्ब्स हैं उनकी है। इसका मतलब ये है कि लेजर लाइट जो है वो हाईली मोनोक्रोमेटिक है, हाईली मोनोक्रोमेटिक। इसका एक यानी इसमें से लेजर से जो लाइट इमिट होती है वो बहुत क्लोज होती है सिंगल वेवलेंथ की। 100% मोनोक्रोमेटिक लेजर भी नहीं होती, कोई भी लेजर 100% मोनोक्रोमेटिक नहीं होती, लेकिन इसमें जो वेरिएशन है वो बहुत कम होती है। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो है लेजर लाइट इज हाईली मोनोक्रोमेटिक। सेकंड पार्ट इज लेजर लाइट इज हाईली कोहेरेंट। Individual long wave trains for laser light can be several hundred kilometers long. आप डिफरेंट मार्केट्स में, बाजार्स में आप देखते हैं कि वो ग्रीन कलर की लाइट है और वो बहुत दूर तक स्ट्रेट लाइन में जा रही होती है। तो इस तरह की लेजर्स अवेलेबल हैं कि जो सेवरल 100 किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकती हैं और उनमें डिस्पर्शन इतनी नहीं आती। When two separated beams that have traveled such a distance over separate paths are recombined, they remember their common origin and are able to form a pattern of interference fringes. यानी काफी ज्यादा डिस्टेंस पे भी दो बीम्स इकट्ठी आप ले जाएं तो वहां पर भी वो इंटरफेरेंस पैटर्न देंगी। इसका मतलब वो दोनों बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक साथ साथ जा रही हैं। The corresponding coherence length of wave trains emitted by a light bulb is typically less than a meter. अब देख लें, ये अब कॉमन लाइट का और लेजर का कंपैरिजन आ गया। कोहेरेंस लेंथ जो आम बल्ब होता है उसमें लेस देन 1 मीटर होती है, जबकि लेजर लाइट में ये सेवरल 100 किलोमीटर तक हो सकती है। ठीक है, कोहेरेंस लेंथ। कोहेरेंस लेंथ मीन वो लेंथ जहां पर लाइट वेव्स एक फेज में ट्रेवल करती हैं। ठीक है, यानी अगर दो लाइट वेव्स हैं फॉर एग्जांपल, तो ओवर मैनी किलोमीटर्स दोनों का क्रेस्ट और दोनों का ट्रफ एक दूसरे के साथ मैच करते हैं। इसका मतलब टोटली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी। ठीक है। नंबर 3, लेजर लाइट इज हाईली डायरेक्शनल। ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है जो कि आम लाइट से डिफरेंट है। अ लेजर बीम स्प्रेड्स वेरी लिटिल, इट डिपार्ट्स फ्रॉम स्ट्रिक्ट पैरेललिज्म only because of the diffraction at the exit aperture of the laser. ठीक है, लेजर लाइट वहां से इमिट हुई, एक अपर्चर होता है ना जहां से वो लाइट इमिट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ लेजर पल्स used to measure the distance to the moon generates a spot on the moon surface with a diameter of only few kilometers. अब क्योंकि वो हाईली डायरेक्शनल है, अगर मून के ऊपर हाई पावर लेजर बीम जब हम फॉल करते हैं तो वो स्प्रेड होती है जस्ट फ्यू किलोमीटर्स होती है, जबकि लाइट फ्रॉम एन ऑर्डिनरी बल्ब कैन बी मेड into an approximately parallel beam by a lens, but the beam divergence is much greater than for the laser light. So each point on the light bulb filament forms its own separate beam, and the angular divergence of the overall composite beam is said to be the size of the filament. यहाँ पर देखें, जिस तरह अगर आपके पास तीन एग्जांपल्स लेते हैं, एक है कॉमन बल्ब, एक है टॉर्च लाइट और एक है लेजर लाइट। अगर तीनों में से लाइट एक जितना डिस्टेंस कवर करे तो आप देखेंगे लेजर लाइट सबसे कम डाइवर्ज होगी, उससे ज्यादा बड़ा स्पॉट टॉर्च लाइट का होगा, और लेजर बल्ब का तो कोई स्पॉट बनेगा ही नहीं क्योंकि वो डायरेक्शनल होती ही नहीं है। ठीक है, वो हर तरफ वो उसकी लाइट इमिट होती है लाइट बल्ब से, तो वो तो पूरे अगर दरमियान, और इसी वजह से लाइट लेजर बल्ब यूज किए जाते हैं रूम्स को इल्यूमिनेट करने के लिए ताकि लाइट हर जगह पहुंचे। ठीक है, तो बल्ब से निकलने वाली लाइट डायरेक्शनल नहीं होती, टॉर्च से निकलने वाली लाइट डायरेक्शनल होती है, और लेजर लाइट से निकलने वाली लाइट उससे ज्यादा डायरेक्शनल होती है। Fourth property is laser light can be sharply focused. If two light beams transport the same amount of energy, the beam can be focused to smaller spot
will have the greater intensity power per unit area at the spot. ठीक है, लेजर लाइट देखें, एक कॉमन लाइट लेंस के जरिए आप फोकस करते हैं, एक लेजर लाइट लेंस के जरिए फोकस करते हैं। तो जो लेंस के जरिए लाइट फोकस करते हैं, लेजर लाइट फोकस करते हैं, तो लेजर लाइट का जो स्पॉट साइज है वो बहुत छोटा बनता है एज कंपेयर टू कॉमन लाइट। ठीक है, तो लेजर लाइट को छोटे एरिया में फोकस किया जा सकता है। For laser light, the focus spot can be so small that an intensity of 10 raised per 17 watt per square centimeter is readily obtained. इसके मुकाबले में आप देखें, an oxyacetylene flame by contrast has an intensity of only about 10 per 3 watt per square centimeter. अब आप देखें, ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम वेल्डिंग के लिए यूज किया जाता है, और वेल्डिंग का जो फ्लेम होता है आपको पता है वो कितना ज्यादा उसमें हीट एनर्जी होती है। ठीक है, लेकिन अगर उसी स्पॉट उसी साइज में अगर आप लेजर बीम ले लें, तो लेजर बीम 10 रेज़ पर 17 वॉट पर स्क्वायर सेंटीमीटर तक एनर्जी दे सकती है। इससे आप अंदाजा लगाएं कि लेजर लाइट कितनी ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर करती है एज कंपेयर टू अदर लाइट सोर्सेज और हीट सोर्सेज। तो ये चार प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनकी वजह से लेजर लाइट जो है वो कॉमन लाइट से डिफरेंट है। लेजर्स हैव मैनी यूजेस। आजकल जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं उनमें लेजर का इतना रोल है कि अब लेजर सोर्स को टोटली एलिमिनेट नहीं कर सकते आप इंडस्ट्रीज से। बहुत सारी साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं जिनमें लेजर्स का यूज है, और विदाउट लेजर हम वो एप्लीकेशंस अचीव नहीं कर सकते। द स्मॉलेस्ट लेजर्स यूज्ड फॉर वॉइस एंड डेटा ट्रांसमिशन ओवर ऑप्टिकल फाइबर्स has their active medium a semiconducting crystal about the size of a pinhead। ठीक है, यानी इतनी छोटे साइज की सेमीकंडक्टर क्रिस्टल होती है जिससे लाइट इमिट होती है, लेजर लाइट इमिट होती है। स्मॉल एज दे आर, सच लेजर्स कैन जनरेट अबाउट 200 मिलीवॉट पावर। तो क्योंकि बहुत स्मॉल, मीडियम बहुत छोटा होता है ना, पिन हेड के साइज का होता है, तो इससे जो एनर्जी रिलीज पावर रिलीज होती है वो मिली वॉट तक हो सकती है, 200 मिलीवॉट तक हो सकती है। The largest laser used for nuclear fusion research and for astronomical and military applications fill a large building। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशंस हैं, मिलिट्री एप्लीकेशंस हैं, एस्ट्रोनॉमिकल एप्लीकेशंस हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन करवाना, ठीक है, ये बहुत बड़ी लेजर्स होती हैं। द लार्जेस्ट सच लेजर कैन जनरेट ब्रीफ pulses of laser light with a power level during a pulse of about 10 पर 14 watt। आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये बहुत ज्यादा है, 10 पर 14 watt। ठीक है, दिस इज a few hundred times greater than the total electric power generation capacity of the United States। सिर्फ पूरे यूनाइटेड स्टेट में जितनी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है, बनाई जाती है इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, उससे ज्यादा लेजर की एक पल्स की एनर्जी है। इससे आप अंदाजा करें एक पल्स जो है वो कितनी ज्यादा एनर्जी रखती है, कितनी ज्यादा पावर रखती है। टू अवॉइड अ ब्रीफ नेशनल पावर ब्लैकआउट ड्यूरिंग अ पल्स, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ईच पल्स इज स्टोर्ड अप एट अ स्टेडी रेट ड्यूरिंग अ रिलेटिवली लॉन्ग इंटरपल्स इंटरवल। होता ये है कि ये जो एनर्जी है 10⁻14 वॉट, अगर लेजर इतनी एनर्जी दे रही है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में लेजर इतनी एनर्जी ले रही होगी, लेकिन इतनी एनर्जी तो पूरे यूनाइटेड स्टेट्स की है, तो इतनी एनर्जी सारी की सारी लेजर पल्स बनाने के लिए तो यूज नहीं हो सकती। वो तो पूरी अमेरिका की बिजली चली जाएगी जब अगर इतनी पावर की पल्स निकली। ठीक है, तो इसका जो ये जो 10⁻14 वॉट लेजर पावर जब इमिट होती है तो वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है। इसका जो ये टाइम है ये पिको सेकेंड या फेम्टो सेकेंड और एटो सेकेंड तक होता है। इतने टाइम के लिए इतनी पावर इमिट होती है और स्टॉप हो जाती है। क्योंकि लेजर जो है ना दो टाइप्स के होते हैं,
एक कहलाती हैं कंटिन्यूअस लेजर्स, एक कहलाती हैं पल्स्ड लेजर्स। कंटिन्यूअस लेजर्स वो होती हैं जिस तरह आपके हाथ में लेजर पॉइंटर अगर हो तो आप बटन दबाएंगे तो लेजर लाइट निकलती रहेगी, आप बटन बंद करेंगे लेजर लाइट ऑफ हो जाएगी, ये कहलाती हैं कंटिन्यूअस लेजर्स। इसके मुकाबले में एक होती हैं पल्स्ड लेजर्स। पल्स लेजर्स वो होती हैं कि आपने बटन दबाया तो एक पल्स गई लाइट की, उसके बाद कोई लेजर लाइट नहीं होगी, उसके बाद आपने बटन दबाया फिर दूसरी पल्स गई, फिर बटन दबाया तो तीसरी पल्स गई और लाइट बंद हो गई। तो ये जो हाई पावर लेजर्स होती हैं वो पल्स्ड लेजर्स होती हैं, उनकी पावर इतनी होती है तो इतने शॉर्ट टाइम के लिए फिर वो ब्लैकआउट नहीं होता। अमंग मैनी अदर यूजेस lasers are readily are reading बार कोड। ये जो बार कोड लगे होते हैं मार्केट में, जो आप शॉपिंग करने जाते हैं तो वो जो बार कोड रीडिंग होती है वो लेजर की हेल्प से होती है। मैन्युफैक्चरिंग एंड रीडिंग कॉम्पैक्ट डिस्क एंड डीवीडीज, ठीक है, ये जो डिस्क और डीवीडीज को रीड करना है ये लेजर की हेल्प से होता है। आजकल एक नई पहले ना ये सेमीकंडक्टर रेड कलर की लेजर पहले इन्वेंट हुई थी, तो वो सीडीज जो कॉम्पैक्ट डिस्क हैं उनको पढ़ सकती थी। अब जो हाई स्टोरेज डीवीडीज आई हैं उनको पढ़ने के लिए ब्लू कलर की लेजर यूज होती है। ब्लू कलर की लेजर के अलावा हाई स्टोरेज डीवीडीज नहीं पढ़ी जा सकती, रीड नहीं कर सकता डाटा। तो उस डाटा को जो हाई स्टोरेज डीवीडीज में होता है उसको रीड करने के लिए ब्लू लेजर यूज होती है। परफॉर्मिंग सर्जरी ऑफ मेनी काइंड्स both as surgical aid and as a cutting and cauterizing tools। कटिंग के लिए सर्जिकल एप्लीकेशंस में कटिंग के लिए यूज होती है लेजर। और ये ब्लडलेस स्काल्पल होता है, ये ब्लडलेस सर्जरी कहलाती है कि कट तो लग जाता है लेकिन ब्लीडिंग नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर नाइफ के जरिए कोई बाईपास ऑपरेशन करना है, नाइफ के जरिए जो है एक कट लगाया जाता है, वो जब कट लगेगा नाइफ के जरिए तो ब्लीडिंग होगी, पता है आपको। लेकिन लेजर बीम भी कट लगा सकती है। तो आजकल क्या है कि लेजर बीम के जरिए कट लगाते हैं, तो लेकिन उस जगह पर जो ब्लड वेसल्स है ना, लेजर हीटिंग की वजह से, लेजर हीट प्रोड्यूस करती है वहां पर, उस हीटिंग की वजह से वो ब्लड वेसल्स वहां से बंद होती जाती हैं, साथ साथ कटिंग भी होती जाती है और साथ साथ हीटिंग की वजह से ब्लड वेसल्स भी बंद होती जाती हैं। इस वजह से ये कट तो लग जाता है लेकिन ब्लीडिंग नहीं होती, ठीक है। तो इस वजह से आजकल जो सर्जरी में आम नाइफ की बजाय ये जो लेजर कटिंग का जो फैशन है वो बढ़ गया है, इसका यूज जो है वो बढ़ गया है। सर्वेइंग के लिए यूज होती है, ठीक है। कटिंग क्लोथ्स इन गारमेंट इंडस्ट्रीज, सेवरल 100 लेयर्स एट अ टाइम आप कट कर सकते हैं। वेल्डिंग ऑटो बॉडीज, वेल्डिंग के लिए इसका यूज है। होलोग्राम्स के लिए इसका यूज है। होलोग्राम 3 डायमेंशनल इमेजेस होते हैं, ठीक है। होलोग्राम आपने देखा होगा, ठीक है। होलोग्राम सिनेमाज वगैरह में, मूवीज वगैरह में होलोग्राम्स यूज होती हैं। तो इसका यूज, ये तो थोड़ी सी एप्लीकेशंस दी हुई हैं, इसके अलावा मैं आपको बेशुमार एप्लीकेशंस बता सकता हूँ लेकिन अभी टाइम नहीं है। तो जो जिनमें लेजर्स का यूज है और विदाउट लेजर्स अब पॉसिबल नहीं है डिफरेंट एप्लीकेशंस जो है वो परफॉर्म करना। प्लीज गो टू द नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट जो है वो है हाउ लेजर वर्क। ठीक है, ये लेजर वर्क कैसे करती है। ठीक है, या लेजर वर्क कैसे करती है, लेजर प्रोड्यूस कैसे होती है। ठीक है, क्योंकि देखें आम जो कॉमन लाइट है उसमें तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी जब हमने प्रोवाइड की तो इलेक्ट्रॉन्स लोअर शेल से अपर शेल में जंप किए, जब वो वापस अपने अपर शेल से लोअर शेल में आए तो लाइट इमिट हुई। वो ये कॉमन लाइट इमिशन प्रोसीजर है, बोहर एटॉमिक मॉडल में ये आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन लेजर में क्या डिफरेंट होता है, हम क्या उसको बनाते हैं कि जिसकी वजह से ये चीज डिफरेंट लाइट ये बन जाती है। Because the word laser is an acronym for light amplification by stimulated emission of radiation, you should not surprise that stimulated emission is the key to laser operation। ठीक है, यानी यहां पर स्टिमुलेटेड इमिशन होता है।
आम जो इमिशन है, जो कॉमन लाइट इमिशन में हो रहा होता है, वो स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है। यहाँ पर स्टिमुलेटेड इमिशन, यू शुड ओके, आइंस्टाइन इंट्रोड्यूस्ड दिस कंसेप्ट इन 1917। ठीक है, 1917 में ये कंसेप्ट दिया था स्टिमुलेटेड इमिशन का, कि ऐसा हो सकता है। ऑल्दो द वर्ल्ड had to wait until 1960 to see an operating laser, और लेकिन जो पहली लेजर बन सकी उस कंसेप्ट पर जो आइंस्टाइन ने 1917 में दिया था, वो वो लेजर की फॉर्म में 1960 में हमारे सामने आया। द ग्राउंड वर्क फॉर इट्स डेवलपमेंट वाज पुट इन प्लेस decades earlier. ठीक है, so consider an isolated atom that can exist either in its state of lowest energy, ground state, whose energy is E naught, or in a state of higher energy, an excited state, whose energy is E G. Here are three processes by which the atom can move from one of these states to the other. ये चीज जो है यहाँ पर शो की हुई है कि ये जो थ्री प्रोसेसेस हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। देखें, इसमें ये 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 फोटोन आ रहा है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, इस फोटोन की एनर्जी इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल है। ये फोटोन जब इस इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जंप कर अपर स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, हम कहेंगे ये फोटोन एब्जॉर्ब हो गया। ये प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। अगर फोटोन की एनर्जी कम होगी ना इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस से, तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा सकेगा और वो फोटोन भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जब भी होगा जब इसकी एनर्जी HF इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगी। ठीक है, तो ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है। अगर अच्छा, एक प्रोसेस ये है कि फोटोन तो यहाँ पर नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर पड़ा हुआ है, यहाँ पे अपर स्टेट में है, और एक लोअर स्टेट एम्प्टी है। तो ये अपर स्टेट से लोअर स्टेट में इलेक्ट्रॉन आएगा। जब ये अपर स्टेट से लोअर स्टेट में इलेक्ट्रॉन आएगा तो इमिशन ऑफ फोटोन होगा। ठीक है, ये है स्पॉन्टेनियस इमिशन। स्पॉन्टेनियस इमिशन, ठीक है, तो इसका मतलब एब्जॉर्प्शन और स्पॉन्टेनियस इमिशन एक दूसरे के ऑपोजिट है। कि फोटोन आया और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऊपर है, ये नीचे आया, तो फोटोन एमिट हुआ। तो ये चीज तो सबको पता थी। तो आइंस्टाइन ने कहा थर्ड पॉसिबिलिटी भी है, और वो पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन ऊपर पहले ही हो और एक फोटोन यहां पर आए, ठीक है, तो ये फोटोन इसको स्टिमुलेट करता है नीचे आने के लिए। ठीक है, और ये पॉसिबिलिटी है कि ये फोटोन इसके साथ इंटरेक्ट करके क्या हो कि ये फोटोन तो इधर आ गया और ये इलेक्ट्रॉन नीचे आए। ठीक है, और वही फोटोन उसी एनर्जी का उसके साथ इमिट हो। इस केस में आपको दो फोटॉन्स मिलेंगे। तो ये वाला जो इमिशन है, ठीक है, ये कहलाता है स्टिमुलेटेड इमिशन। ठीक है, तो एक है एब्जॉर्प्शन, एक है स्पॉन्टेनियस इमिशन, और एक है स्टिमुलेटेड इमिशन। तो ये चीज अब यहाँ पे डिस्कस की हुई है कि ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, ये जो भी आपको बताया नंबर 1 पे, ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। नंबर 2, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस इमिशन। नॉट आम जो लाइट इमिट होती है उसमें स्पॉन्टेनियस इमिशन हो रहा होता है। ठीक है, नॉर्मली द मीन लाइफ ऑफ द एक्साइटेड एटम्स बिफोर द स्पॉन्टेनियस इमिशन 10⁻⁸ सेकेंड्स होता है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर ऊपर वाले शेल में जाता है तो ऊपर वाले शेल में ये इतने टाइम के लिए रुकता है, 10⁻⁸ सेकेंड्स के लिए। However, for some excited states, this lifetime is perhaps as much as 10⁶ times longer, or 10⁵ times longer. We call such states as metastable states that play an important role in laser operation.
ठीक है, तो ये होता है स्पॉन्टेनियस इमिशन। और ये थर्ड है स्टिमुलेटेड इमिशन, जो अभी आपने फिगर सी में देखा। ठीक है, तो अब इससे जो फोटोन इमिट होता है, द इमिटेड फोटोन इज इन एवरी वे आइडेंटिकल टू द स्टिमुलेटेड फोटोन। इसमें जो फोटोन इमिट होते हैं ना, वो इंसिडेंट फोटोन के बिल्कुल सेम होता है। Thus, the waves associated with the photon have the same energy, same phase, polarization and direction of travel. तो ये जो फोटोन यहाँ पर इमिट हो रहे हैं, यहाँ पे जो दो फोटॉन्स इमिट हो रहे हैं, यहाँ जो दो फोटॉन्स इमिट हो रहे हैं, इन दोनों का सेम फेस होता है, यानी एक का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट से और एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ से मैच कर रहा होता है, सेम डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन होती है, सेम डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल होता है। ठीक है, तो ये स्टिमुलेटेड इमिशन की प्रॉपर्टी है। जब सेम डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल होगा, ठीक है, तो क्या है कि बीम डायरेक्शनल होगी। अगर क्रेस्ट क्रेस्ट से और ट्रफ ट्रफ से मैच कर रहा है तो बीम कोहेरेंट होगी। अगर एक ही एनर्जी के फोटोन इमिट हुए हैं तो सारे फोटोन सेम एनर्जी के जा रहे होंगे, इसका मतलब इन सारों की सेम वेवलेंथ होगी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है आपको पता है लेजर की है। अगर दोबारा कनेक्ट कर रहा हूं तो आप दोबारा ज्वाइन करें।